हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव पेपर के लिए, और ये है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न उत्तर। इसी तरह निरंतर क्लास चाहते हैं निःशुल्क, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो बगैर समय गवाए जल्दी शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत से वह पाठ है आपका छठा, कैसे बनती है कविता। पहले तो आप ये जानें कविता क्या है। पहला प्रश्न है, मानव जीवन कविता से ही शुरू होता है। माँ अपने बच्चे को लोरियां सुनाती है तो वे कविता ही होती है। प्रत्येक बच्चे की आरंभिक शिक्षा नर्सरी की कविताओं से शुरू होती है। अब देखो, मानव जीवन, ये दिखा कि मानव जीवन कविता से ही शुरू होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब माँ बच्चे को सुलाती है लोरी, तो वो एक लय के तौर पे जो सुनाती है, ये नहीं कि उसमें बिल्कुल शुद्धता होनी, लय और छंद अलंकार ऐसा कुछ नहीं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली मुक्त छंद में लिखी है, तो वो भी एक कविता है जिसमें लय होती है, सुर होते हैं, ताल होते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ने में या सुनने में आनंद आता, वो कविता ही होती है। तो देखिए, माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो वे कविता का प्रयोग करती होती है। जब बच्चे की, जैसे किसी भी बच्चे की, जैसे आपने भी शुरुआत की होगी, तो आपने कविताओं के माध्यम से नर्सरी में शुरुआत की होगी पढ़ाई की। कविता में जब आसपास की वस्तुएं जैसे बादल, बिजली, धूप, खेत खलियान, वन, नदी आदि का वर्णन हो तो सब में अनजानी सी लगती है। अब क्या हमें सभी जो कविता, जैसे कवि करता किसी बेल पर कविता कर देता है, किसी पहाड़ पर और किसी खेत पर करता, तो कविता क्या है, अनंत है। ये नहीं कि उसकी सीमा है, कविता की कोई सीमा नहीं है। फिर भी कविता ऐसा जादू होता है कि श्रोता को भाव विभोर कर देती है। यानी कविता में ऐसा जादू होता है कि श्रोता को भाव विभोर यानी आनंद से परिपूर्ण कर देती है। कविता का जन्म वाचिक की परंपरा के रूप में हुआ है। यानी वाचिक का मतलब जैसे बोलकर कविता की शुरुआत हुई है, तो बोल पहले, ये नहीं कि कविता शुरू में लिखी गई थी, पहले कविता क्या है, बोली गई थी, बोलकर सुनाई गई थी। यानी वाचिक रूप में, यानी कहकर सुनाई गई थी पहले जब कविता की शुरुआत हुई थी। हमारे सभी वेद कविता में रचित है। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे वेद है तो ये क्या है, कविता में रचित है। प्राचीन का अब काल का इतिहास कविता में ही रचित। अब जब प्राचीन काल का इतिहास लिखा जाता था, तो ये नहीं कि पहले गद्य में नहीं लिखा जाता, यानी पद्य में लिखा जाता। पद्य मतलब कविताओं में लिखा जाता था। आज कविता का लिखित रूप भी प्राप्त है। यानी आज कविता का, यानी अब क्या है, कविता लिखी भी जाने लगी है। कविताओं के बारे में अक्सर ये प्रश्न किया जाता है, कविता क्या है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, फिर भी हम कह सकते हैं कि कविता हमारे हृदय को आनंद प्रदान करती है। अब आपसे भाई, ये तो सबको पता है कि कविता हम सुनते बड़ा आनंद आता है, श्रोता भाव विभोर हो जाता है, ऐसा लगता है कि सुनता ही रहे, संवेदनशील हो जाता है और हमारे मन को छू लेती है। लेकिन क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कविता क्या है, तो इतना मतलब कि ये उत्तर देना आसान नहीं हो, थोड़ा सा कठिन लगता भी, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे इसका अंत करें, ये सबके मन में एक सवाल रहता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कविता संवेदनशील रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। अब संवेदनशील है कि जिसको पढ़कर या सुनकर आपके मन द्रवित हो जाए, यानी क्या है, आपका हृदय परिवर्तित, जैसे कोई करुणा के भाव की है तो आपका मन बड़ा दुखी होगा या जिज्ञासा होगी भी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे किसी नायक की कहीं लड़ाई जो हो रही है तो बड़ा घायल है, उसके खून बह रहा है, वो बड़ा करा रहा है, फिर भी वो लड़ रहा है, तो आपके मन में यही भाई किसी तरह से जीतना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि हम ही उसकी जगह अपना उसका रोल आप अपने अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कविता, ये अपने आप में एक अभिनेता या अभिनेत्री की भूमिका भी निभाती है। रागात्मक अनुभूति, अब क्या है, जैसे कोई कविता सुना रहे तो आप उसके साथ ही गुनगुनाने लगते हो। जैसे कोई अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो आपका मन, जैसे कोई गाना सुन रहा है तो आप उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। तो क्या है, वो एक मतलब कि मनमोहक नज़ारा होता है एक तरह से देखा जाए तो। कविवर पंत ने इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी क्या है, जब इस पंत जी ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो ये लाइन अगर आप लिखोगे, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो आपकी 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रश्न में। क्या है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, यानी जो हमारे अंदर जो विचार है और वही हम प्रकट करते हैं,
तो वही क्या है, वही कविता है। उसने उत्कृष्ट क्षणों में अपना जीवन छंद ही बहने लगता है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में, उत्कृष्ट मतलब जो आपके जो बड़े भाव विभोर यानी जो अच्छे क्षण होते हैं जिनमें आपको आनंद की अनुभूति होती है, तो वही क्या हमारे जीवन का छंद बन जाते हैं। कविता क्या है, वो बनकर बहने लगती है। अब आपका मन बहुत खुश है, ये आपका मन तो क्या है, आपको जो आप अपने जो खुशी प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या छंद बनकर वही कविता बन जाएगी। या आपका मन बहुत दुखी है, मतलब आप क्या है, किसी को ऐसे आपके मन में विचार आए जो किसी की अपनी भावनाएं आप व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ भी किसी प्रकार का ऐसा कई बार ऐसे होते हैं हमारे विचार जो हम किसी को प्रकट नहीं कर सकते, अपने आप को अकेला कर लेते हैं। तो उस समय क्या है, हम कॉपी और पेन लेकर लिखने लग जाते हैं। देखना कभी ऐसा करके देखना, मैं तो कई बार करती हूँ ऐसा। जैसे होता है ना, कई बार हमारा मन बहुत दुखी होता है तो हो सकता है किसी के साथ हमें बात करना अच्छा नहीं लगता, तो अपने आप को अकेला कर देते हैं। तो उस समय हम कॉपी पेन लेकर वही बातें हम लिख देते हैं। और फिर बाद में जब आपका मन शांत होता है, जो अंदर से आपकी जो ज्वाला निकल रही होती है, दुख की लगा ले, सुख की लगा ले, करुणा की लगा ले, तो उसके जब वो आपका मन शांत होगा, नॉर्मल होगा, तब उसको पढ़ के देखना, वही आपको कविता लगने लगेगी। तो ये है कविता का क्या है प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। अब कविता को तो आपने समझ लिया कविता है क्या। अब कविता कैसे बनती है, ठीक है। अब ये तो कविता की परिभाषा एक तरह से हो गई, ठीक है। जो अभी देखना आपको लिखना क्या है, ये नहीं कि सारी, अब मैंने ये जो लाइन लिख रखी इस तरह की, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके साथ और भी आप लिख सकते हो। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, जिस तरह ये है इस प्रकार की, ये आपको अनावश्यक है, क्योंकि जो बुक में यानी जो किताबों में दिया होता हर ऐसा तो नहीं, ऐसा लिखते करते करते तो आपको सारा दिन एक ही प्रश्न याद होगा। तो जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वही आप याद करेंगे, ठीक है। जो मैंने लाइन लगा रखी है इस प्रकार से आप वही लाइन याद कर लेना, जो लाइन ये महत्वपूर्ण मैंने लगा रखी है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कविता कैसे बनती है, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना अत्यंत कठिन है। कविता एक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति होता है, ठीक है। जो कविता करता है वो एक प्रतिभासंपन्न होता है भाई। अब ये नहीं कि हर एक, अब एक मान लीजिए हमारे अंदर बहुत से अच्छे विचार आ रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर आपने कहीं आप थोड़ा सा उदाहरण लेकर समझिए। आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए भाई आपकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा, तो आप बता देंगे ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, उसे आप लिख कर दिखाइए, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मुश्किल तो नहीं, मतलब असंभव तो नहीं होता, लेकिन कठिन जरूर हो जाता है। तो देखिए कविता कैसे बनती है, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना अत्यंत कठिन है। कवि एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, यानी उसमें प्रतिभा होती है। तो मैं यही लाइन लिखकर, ये जो मैंने अंडरलाइन करी वही मैं पढ़ूंगी, बाकी की नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका समय व्यर्थ ही खराब होगा। क्योंकि देखो अब ना ये 15 प्रश्न आपको पूरे करने हैं, तो उसी दृष्टि से मैं आपको करवाऊंगी। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि कविता लिखने की प्रणाली की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब क्या है, ये बात आपको ध्यान देना है कि कविता लिखने की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ पाश्चात्य यानी जो विदेशी हैं, पाश्चात्य विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय से कविता लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। लेकिन क्या है, अब ऐसा नहीं है। पहले क्या है, इसकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, खुद अपने एक प्रतिभा संपन्न यानी जिसमें जिस तरह आप देखो बोलते हैं टैलेंट होता है वही लिखता था। लेकिन अब कुछ हद तक ऐसा नहीं है कि अब 100% जिसने ट्रेनिंग ली, जिसने प्रशिक्षण लिया वो भाई पूरी तरह तैयार हो गया, ऐसा नहीं है कि हाँ। लेकिन कुछ हद तक उसकी संवेदनशीलता आ जाएगी, उसको पढ़ने का जरूर तरीका पता चल जाएगा, लेकिन पूरी तरह प्रशिक्षण नहीं लिया जा सकता इसका। कविता लिखने की शिक्षा प्राप्त करने के वक्त व्यक्ति भले ही न बन सके, यानी कविता लिखने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भले ही एक सफल कवि नहीं बन सके, लेकिन एक सहृदय, एक संवेदनशील पाठक अवश्य बन जाता है। यानी उसे कविता पढ़ने का अंदाज जरूर आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके भाव हमारे मन में स्थायी रूप से स्थान कर लेते हैं। अब जब हम कविता पढ़ते हैं तो वो क्या हमारे मन में उसके भाव स्थायी रूप ले लेते हैं। जिस प्रकार चित्रकला में एक रंग कूची कैनवास की आवश्यकता होती है, उसी पर संगीत में स्वर, ताल, लय आदि उसी प्रकार की आवश्यकता होती है। लेकिन इतना निश्चित है कि कविता रचना करने के लिए भाषागत उपकरण की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अब क्या है,
मान ले कोई चित्रकार है तो उसको रंग की आवश्यकता होगी, कुची की आवश्यकता होगी, कैनवास के होता मतलब उसमें थोड़ा खर्चा लगेगा। लेकिन क्या है, जब आप कविता कर रहे हो तो उसमें आपका क्या है, बस एक कॉपी और पेन होगा, बाकी सवर ताल ले तो आपको अपने दिमाग से लगाने ना। अब उतना खर्चा उसमें नहीं लगा। अब चित्रकार का तो बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन उसमें खर्चा नहीं होता। सिर्फ क्या है, सब आपके पास एक कॉपी और पेन होगी तो आप कविता कर सकते हैं। और ये नहीं कि उसे मतलब आप पढ़कर, यानी वाचिक रूप से, अब नहीं, मान लीजिए आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप उसे पढ़कर वाचिक रूप से भी सुना सकते। भाई कविता तो बना दिया आपने, उसको स्थायी रूप ही तो नहीं दिया, वैसे तो कविता बन चुकी है। इतना निश्चित है कि कविता की रचना करने के लिए भाषागत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भाषागत उपकरणों की आवश्यकता पड़ता है, उसके लिए हमें पैसा, हमारा पैसा नहीं लगता, उसको खरीद कर नहीं लाना। वो आपके अंतर, यानी आपकी खुद की अपनी सोच है। अतः हम कह सकते हैं कि कविता रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना नितांत आवश्यक है। तो संक्षेप में, यानी संक्षेप मतलब शॉर्ट में, यानी छोटे रूप में कहें तो ये लाइनें मैंने ऐसे ऐसे करके लिखी है। ये लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखो, ये लाइनें आप जरूर लिखेंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो। कहता है कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अब जब आपका भाषा पर अधिकार ही होगा तभी आप लिख पाओगे। अगर आपको भाषा की ही नॉलेज, यानी ज्ञान नहीं है, भाषा का ही ज्ञान नहीं है, तो आप कविता नहीं कर पाओगे। एक सफल आवश्यकता अनुसार भाषा का प्रयोग करके भाव की अभिव्यक्ति करता है। एक सफल कवि क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषा का प्रयोग करके अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है और कविता की रचना करता है। अब क्या है, निराला का उदाहरण लीजिए। मुक्त छंद में, उससे पहले मुक्त छंद में कविता नहीं लिखी जाती थी, लेकिन उन्हें क्या है, सिर्फ अपने भावों को अभिव्यक्त करने से मतलब था कि दुनिया पसंद करे या ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुक्त छंद में भी कविता लिखी जाने लगी। आगे देखिए, कविता शब्द चयन का क्या महत्व है। अब जब कविता लिख रहे हो भाई, तो ये भी तो ध्यान रखना होता है ना कि शब्द कौन से, हम शब्दों का कौन सा चयन करें। अब ये नहीं कहीं के शब्द कहीं लिख दी तो ऐसे कविता नहीं बनेगी। आप देखो, इसी शुरुआत से हम पढ़ते हैं। कविता का प्रथम उपकरण शब्द है। उपकरण मतलब होता है साधन, या क्या है, कोई संसाधन लगा लीजिए। प्रथम उपकरण क्या होता है, शब्द होते हैं। शब्दों के माध्यम से कविता की जाती है, बिना शब्द की कविता नहीं की जा सकती। आचार्य भावे ने शब्द और अर्थ के सहित भाव को कविता कहा है। यानी आचार्य भावे ने कहा कि शब्द भी होने चाहिए और उनका वो शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द तो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या है, अर्थ सहित शब्द होने चाहिए, तभी कविता की जा सकती है। उसी ही कविता कहते हैं। कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों से खेलना आवश्यक है। अब क्या है, ये शब्द अंग्रेजी WH आर्डन उचित ने कहा है। भाई जो अंग्रेजी कवि है, यानी अंग्रेजी भाषा के कवि ने कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों से खेलना आवश्यक है। तो ये लाइनें आपके प्रश्न में 4 चांद लगा देंगे, ये आप लिखते हैं तो। अंग्रेजी कवि WH के अनुसार कि कविता क्या है, कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों से खेलना आवश्यक है। जो व्यक्ति कविता की रचना करना सीख जाता है उसे शब्दों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, यानी शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थों को खोजना चाहिए। अब जो कवि कविता करता है उसे क्या है, शब्दों का मेलजोल, यानी शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन नए नए शब्द सीखने चाहिए, और क्या है, उन शब्दों के भीतर जो अर्थ छिपे हैं उन्हें जानना आवश्यक है। ठीक है, शब्दों से जुड़कर हम कविता के संसार में प्रवेश कर सकते हैं, यानी शब्दों से जुड़कर हम कविता के संसार में प्रवेश कर सकते हैं। अब देखो, बच्चों की कविता दी गई है। केवल बच्चों द्वारा रचित गीतों की तराशने की आवश्यकता। अब देखो, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, बादल गरजा डम डम डम, पैर फिसल गए गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर। अब ये है क्या है, देखो इसमें लय भी है, सुर भी है, ताल भी है, और पढ़ने में एक लय लग रहा है जैसे कि गाना गाया जा रहा है। कितना और कितना वैसे है छोटे बच्चों की, लेकिन ये है कि बड़ी प्यारी लग रही, बड़ा अच्छा लग रहा है अनुभव। जब छोटे बच्चे बड़ों को भी सुनाते हैं, जैसे क्लास में टीचर को सुनाते हैं, उसको भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कविता लिखी जानी चाहिए। अब ये बड़ों की दी है तो देख लेना आपको जो अच्छी लगे। तो यहाँ देखो, ये एक शमशेर बहादुर सिंह की है जो ली गई ना, ये यहाँ से। तो देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम, हमारा चौथा प्रश्न है, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है। बिंब का मतलब होता है, जैसे ही मान लीजिए मान लीजिए कि आपकी है बुगलों के पंख, आपकी कविता है,
तो बुगलों के पंख, मैंने नाम लिया बुगलों के पंख, तो आपके जो दिमाग में जिसने बुगला देखा होगा उसके आंखों में एक चित्र छप जाएगा, भाई बुगला सफेद होता है, ऐसे होता है, उसमें आकाश में उड़ रहा है तो नीला आकाश ऐसे ऐसे जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारी आंखों के सामने जा रहा है। तो वो क्या है, आप एक बिंब होता है, यानी एक चित्र को ही आप बिंब कह सकते हैं, ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है प्रतिमूर्ति यानी छाया। ये काल्पनिक होता है, यानी कि आप उसे देख रहे हो, मतलब कि जैसे भी किसी भी चीज़ का हम वर्णन करें तो आपकी आंखों के सामने वो आ जाता है, जैसे आंखों के सामने हकीकत नहीं होती, वो एक कल्पना होती है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है प्रतिमूर्ति या छाया, तथा छंद का अर्थ है वर्ण मात्रा आदि गणना के आधार पर होने वाली वाक्य रचना अर्थात पद। जो छंद होते हैं उसमें वर्ण भी होती है, मात्रा भी होती है, गणना के आधार पर होने वाले वाक्य अर्थात पद जिसमें कविता लिखी जाती है। इसमें आंतरिक लय भी कर सकते हैं, यानी लय भी होती है। हमें संसार के इंद्रियों के माध्यम से जान जाते हैं कि हमें बाहरी दुनिया से कुछ देखते हैं, कुछ संवेदना होती है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी इंद्रिय ये जान जाती है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो हमारी संवेदनाएं महसूस करती हैं, हमारे मन में बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब हमारे मन में बिंब क्या, हमारे मन मस्तिष्क में वो चित्र छपने लगता है, यानी हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। जैसे उड़ गई चिड़िया कोपी फिर थिर गई कोई पत्ती। इन पंक्ति में उड़ गई चिड़िया पढ़ते ही हमारी स्मृति में चिड़िया के उड़ने का आकार, उसकी तत्परता, पंख फड़फड़ाने आदि के चित्र हमारे मन में अंकित हो जाएंगे। अब देखो उड़ गई चिड़िया, तो ये मैंने बोला उड़ गई चिड़िया, तो आपके मन में क्या है, एक चिड़िया है, उसके पंख है, उड़ रही है, तो ये सारे आपकी आंखों के सामने विचरण करने लगे, यानी कल्पना के तौर पर। नए पत्ते का कांपना, स्थिर होने के चित्र से हमारी एकाग्रता को हो जाएगी। आगे की कविता हमारे बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये आप ध्यान देंगे, आगे ने जो कविता लिखी है वो बिंबों पर आधारित लिखी है, यानी जो आगे की आप कविता पढ़ोगे तो आपके सामने बिंब घूमने लगेंगे, यानी चित्र घूमने लगेंगे। उन्होंने अपने बिंबों द्वारा व्यक्ति को न केवल मनोहारी बनाया है, यानी मन को हरने वाला, यानी मन को जीतने वाला, अपने कथनों को अत्यधिक रोचक और मनोरंजक भी बनाया, यानी उन्होंने जो कथन प्रयोग की है वो बड़े रोचक है और मनोरंजन करने वाले हैं, ठीक है। कविता की रचना करते समय आरंभ में दृश्य और सर्व बिंबों का प्रयास करना चाहिए, यानी जब आप कविता करें तो आपके मन में क्या है वो शब्द आपको प्रयोग करने चाहिए जिसमें दृश्य हो और सर्व बिंब, यानी जिसको सुनकर जिनको देखकर आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि ये बिंब सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी साहित्य में 5 बिंब है, जिसमें सप्रश्न, देखो ये याद रखने योग्य बातें हैं कि साहित्य में कितने बिंब है, 5 बिंब है। जैसे सप्रश बिंब, गंध बिंब, ध्वनि बिंब, आस्वाद बिंब तथा दृश्य बिंब। साहित्य में ये 5 बिंब आप इसे याद रखोगे, जिसमें सप्रश बिंब, गंध बिंब जिसको हम महसूस करते हैं, जिस गंध को, स्पर्श जिसको हम स्पर्श करते हैं, जैसे जिसको आप टच बोलते हो वो, ध्वनि बिंब जिसको आप सुन सकते हैं, आस्वाद बिंब जिसका आप आस्वादन कर सकते हैं, और दृश्य बिंब जिसको आप देख सकते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि छंद भी हमारे कविता के लिए अनिवार्य है। भाई छंद भी कविता के लिए अनिवार्य है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैं मुक्त छंद भी तो में तो लिखी जाती है कविता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है मुक्त छंद भी तो एक प्रकार का छंद है। तो ये वो उस समय ये बात अलग है कि उस समय निराला से पहले नहीं होता था, लेकिन क्या छंद तो होता है, चाहे वो मुक्त छंद हो, तो ये एक अनिवार्य है। नहीं उसमें मतलब छंद में यह है कि उसमें आपको कविता पढ़ते हुए आनंद की अनुभूति आना, ये नहीं कि आप कविता ऐसे पढ़ रहे हो भाई जैसे कोई मंडली का भाषण दे रहे हो, या फिर कहीं बोर आपको लग रहा बोर, बड़ी नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, कभी ख़त्म होगी, तो फिर वो कविता नहीं हो सकती है। जिन कवियों ने मुक्त छंद में कविता की रचना की, भले ही कोई विशेष छंद का प्रयोग नहीं, परंतु उसमें संगीतात्मकता यानी लयबद्धता तो होती थी। यानी क्या है, जिन कवियों ने छंद से मुक्त कविता की उसमें संगीत यानी क्या है, उसमें धुन होती थी, लय होती थी, जिसमें स्वर ताल उतार चढ़ाव जिसमें होते थे, ठीक है। तो ये कविता है। अब क्या है, कविता की संरचना किस प्रकार से की जाती है। अब आपको ये करना है कि कविता की संरचना किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो ये देखेंगे प्रश्न नंबर में, ये देख रही थी कितने प्रश्न हमारे रह चुके हैं।
तो उस कविता का 5वां प्रश्न है, कविता की संरचना किस प्रकार से की जाती है। तो ये देखेंगे, कविता की संरचना के लिए सर्वप्रथम, यानी रचना मतलब होता है बनावट, यानी कविता की जो बनावट है, जो उसका निर्माण है किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए संरचना के सर्वप्रथम कविता संबंधी बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। बुनियादी मतलब आधार होता है कि कविता की संरचना यानी उसकी बनावट के लिए सर्वप्रथम कविता संबंधी बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। सर्वप्रथम कविता की ही रचना करने के लिए कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने पहचानने की नवीन दृष्टि होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी बेल पर कविता करनी है, ठीक है, तो कवि के पास क्या, उसे देखने और पहचानने की नवीन यानी नई दृष्टि होनी चाहिए। वो अपने तरीके से देखे, ठीक है। सामान्य दृष्टि तो सभी देख रहे हैं, लेकिन कवि में और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या होता है, कवि क्या गया उसे नवीन दृष्टि से देखता है हर चीज़ को। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की कला का भी होना आवश्यक होना भी। अब क्या, उसने मान लीजिए उसे नवीन दृष्टि से उसे देख लिया, अपने उसमें सोच विचार कर ले। अब क्या है, उसे क्या है, कला में ढालना भी उसे आना चाहिए, यानी उसे लिखना भी, उसे अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। इसी को हम प्रतिभा भी कहते हैं, यानी ये प्रतिभा, ये टैलेंट उसमें होना चाहिए। वहाँ आप टैलेंट नहीं लिख सकते हो, वहाँ हम प्रतिभा ही लिखेंगे। क्योंकि देखो अब क्या, हमारे अंदर एक कमी है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लूँगी। जैसे क्या है कि जैसे हम बातचीत करते हैं, मैं भी करती हूँ, बहुत सारे हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लिखित पेपर देने जा रहे हो आप, उस समय आपको ध्यान रखना है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा आप शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर 1-2 शब्द, जैसे एक प्रश्न में 1-2 शब्द आप अंग्रेजी का कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपत्ति है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। जितना शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें उतने ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। प्रतिभा प्रकृति की देन है, भाई ये प्रकृति की देन है, ये कि सीखी नहीं जा सकती, इसे क्या है, भगवान की देन भी आप कह सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में अवश्य होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। लेकिन अब ये नहीं कि अब सारे कवि बन गए तो भाई उसमें कवि की पहचान क्या रहेगी, भगवान ने सभी को कवि बना दिया तो प्रतिभा क्या, उसकी पहचान गुम हो जाएगी। क्योंकि जो आम चीज़ हो जाती है, किसी के पास क्या है, अच्छी आवाज़ है जो अच्छा गा सकता है, किसी के पास कोई अच्छा डांसर है जो अच्छा नाच सकता है, नृत्य कर सकता है, कोई अच्छी कविता कर सकता है, कोई अच्छा भाषण दे सकता है। तो सभी में प्रतिभा कहीं ना कहीं रूप में होती है, लेकिन वो अलग अलग होती है। किसी नियम या सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं की जा सकती है, फिर भी निरंतर अभ्यास शास्त्र द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। अब क्या है कि आप क्या नियम यानी सिद्धांत का अनुसरण करके आप में प्रतिभा नहीं आ सकती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप उसका परीक्षण लेकर, उसे शास्त्रों के ज्ञान लेकर या निरंतर अभ्यास यानी अभ्यास कर आप उसमें क्या सुधार अवश्य कर सकते हैं। कुछ हद तक आप सीख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह उसे आप सीख नहीं सकते। कुछ थोड़ा बहुत तो आप में प्रतिभा यानी प्रकृति की देन होनी चाहिए। कविता की संरचना करते समय शब्द एक का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन शब्दों से हम कह सकते हैं शब्द भावात्मकता होने के साथ साथ लय तक भी होना चाहिए, यानी भाव, इन्हीं शब्दों से आपके भाव निकलने चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हो, जिसमें सुख दुख है, खुशी है, हर्ष उल्लास, ऐसे भाव आने चाहिए। लय यानी उतार चढ़ाव, जिसमें आपको पढ़कर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। शब्दों से शब्द ज्ञान से भाषा पर पकड़ मजबूत, अब शब्द ज्ञान भी होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से शब्द प्रयोग करना है। यही नहीं, ऐसा करने से कविता का रसवादन यानी जैसे ऐसा होना चाहिए जैसे कविता पढ़ते हुए रस यानी आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कविता पढ़ रहे हो और बड़ा बोर हो रहे हो, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से ख़त्म हो रही है, ठीक है। जिसमें देखिए शब्दों के संसार में रचनात्मक शक्ति बाहर आती है, यानी क्या है, आप जितनी आप कविता अच्छी करोगे तो क्या आपकी रचना तक जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, विद्यार्थी लगा लीजिए कि सब जैसे शब्दों के संसार में क्या है, विद्यार्थी चाहे व्यक्ति घुसेगा तो उसे रचनात्मक शक्ति, उसकी जो अंदर की जो रचनात्मक शक्ति है वो बाहर आएगी, यानी कविता के द्वारा बाहर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बाहर ऐसे आएगी, लेकिन जो अच्छी कविता लिखेगा तो उसकी धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। अच्छी से अच्छी कविता, मान लीजिए आज आपने कविता लिखी, ठीक है, अच्छी लिखी, लेकिन कल फिर आप लिखो तो और अच्छी होगी, परसों आप फिर लिखो। जैसे जैसे निरंतर अभ्यास करते जाओगे आपकी प्रतिभा में सुधार आता चला जाएगा। कविता की संरचना के लिए कविता को शब्दों का समुचित ज्ञान, वही बात है, तो आप कम से कम जो लाइनें बार बार थोड़ी रिपीट हो रही हैं उसे लिखने से आप बचें, वरना आपका समय खराब होगा।
कविता के प्रमुख घटक देखने हैं भाई, कौन कौन सी हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। कविता की भाषा, कविता भाषा में ही रची जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। कविता की रचना के लिए कवि का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भाषा पर पहला घटक क्या है, पहली विशेषता है कि आपको भाषा पर अधिकार होना चाहिए, तभी आप कविता कर सकते हो। अब शब्दों का समुचित संयोजन, भाषा अब समुचित संयोजन होना चाहिए। संयोजन का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर कौन से शब्द प्रयोग किए, ये नहीं कि इधर का शब्द उधर कर दिया, उधर का इधर, तो ये कविता लिखी नहीं जा सकती है। कविता को सहज एवं सरल प्रचलित भाषा का प्रयोग नहीं, जितनी आप सहज और सरल भाषा लिखोगे उतना ही पाठक को पसंद आएगी, क्योंकि पाठक हर भाई वर्ग का हो सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो ऐसा होना चाहिए कम पढ़ा लिखा पाठक भी उसे आसानी से समझ ले और उसे आनंद की अनुभूति करे। ठीक है। कविता में संकेतों का विशेष महत्व होना चाहिए, यानी संकेत होने चाहिए कविता में। देखिए, इसलिए कविता की पंक्तियों में लगने वाले चिन्ह, देखो ये चिन्ह है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि देखो, मान लीजिए आपने ये चिन्ह लगा दिया, अब ये क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या है, कविता का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर ये लगना चाहिए वो ये लगाना चाहिए, ये लगना चाहिए ये लगाना चाहिए। अब ये क्या विषमव्याधि बोधक है, ठीक है, यहाँ बड़ी हैरानी है, तो वहाँ लगना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ हैरानी हो रही है। तो इन चिन्हों का भी अपना आप में बहुत महत्व है। कवि को ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कहाँ पर कौन से प्रश्न चिन्ह, यानी कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है, ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कविता में चाहे छंद में रचित हो या मुख्य छंद में, कवि को छंदों से समुचित ज्ञान अवश्य होना चाहिए, वरना क्या है, अन्यथा कविता वांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। वांछित मतलब जैसा वो चाहता है, जैसे जिसका जो उद्देश्य है कविता लिखने का, वो उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब क्या है, कवि को छंदों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो मुख्य छंद भी हो, लेकिन क्या उसको ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अगर उसको ज्ञान नहीं है और वो कविता लिख रहा है, तो क्या है, वो जो लिखने का उसका उद्देश्य है तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कविता समसामयिक प्रवृत्तियों पर संबंधित होना चाहिए। अब समसामयिक की घटना, जैसे मान लीजिए अब कोरोना, कुछ दिन पहले कोरोना चला था, तो अब कविता उस समय कोरोना, जैसे जो वर्तमान की जो घटना है उसी पर कविता लिखी जानी चाहिए। अब कोरोना पर जिसने कविता लिखी उसकी बहुत प्रसिद्ध हुई, तो क्योंकि लोगों को उस समय इसकी आवश्यकता थी, ये हमारे देश की एक समस्या बनी हुई थी, तो इस प्रकार होना चाहिए। जैसे आज़ादी के समय क्या है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय आज़ादी की कविता लिखी जाती थी, आज कोरोना पर लिखी जाती है। अब क्या है, अब बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी पर कविता, जो जो समस्या होती है उस पर कविता लिखी जाती है, तो कवि ज़्यादा इसमें मतलब प्रसिद्ध होता है और कविता को उसकी कविता को ज़्यादा मान्यता मिलती है। कविता लिखते समय कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम अधिक से अधिक उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है। देखिए, जैसे आपने बिहारी की कविताएं देखी, गागर में सागर भरने वाली, जिसमें कम शब्दों का प्रयोग किया लेकिन उसके अर्थ बड़े गहराई वाले होते थे। तो कविता लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके, वैसे तो ये भी है लेकिन ये कोई मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रश्न आने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे इस पार्ट से लग रहा था कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैंने करवाए हैं और निरंतर हमारी क्लासें ऐसे ही चलती रहेंगी। किसी प्रकार का कोई कमेंट है या कोई आपके मन में क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।